हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आ, मानव रक्त के बारे में बात करेंगे। आपका जो टॉपिक है ना, देखो रीट मेंस में अलग से आपको ऐसे नहीं टॉपिक दे रखा, ब्लड और ब्लड ग्रुप का कोई अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। मैंने आपको पिछले वीडियो में सूक्ष्म जीव और सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले बहुत सारे रोगों के बारे में बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप उस वीडियो को पहले देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए, है ना। सभी वीडियो को आप देखा करो यार। आपके लिए मैं देखो मेरे से जितना हो पा रहा है ना, स्कूल टाइम के बाद में भी मैं आपसे आपके लिए टाइम निकालता हूँ, थोड़ा कंटेंट भी रेडी करता हूँ और आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। आप अदर लोगों को आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर यूट्यूब पे कोई भी इंसान ऐसा वीडियो बना के डाल देता है ना कि रीट मेंस के लिए या सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितने टाइम पढ़ें, ऐसे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बहुत ज़्यादा देखते हैं आप ऐसे वीडियो को, जबकि आप लोगों को सबको पता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या हमें छोड़ना है, किस प्रकार की हमें हमारी रणनीति होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। आप सब लोग मैच्योर हैं। मैं तो आपको अभी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले भी आप एक टीचर ही हैं और आप सब मैच्योर हैं, आप सबको पता है इन चीज़ों के बारे में। मैं मेरे चैनल पे इस प्रकार का कोई भी वीडियो अभी तक मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं इस चीज़ को उचित नहीं समझता हूँ। क्योंकि आप सबको अपने बारे में खुद की स्किल्स, आपके अंदर क्या एफिशिएंसी है, आपके अंदर कितनी ताकत है, आप कितना क्या कर सकते हैं, आपकी अंदरूनी जो क्षमता है ना फ्रेंड्स, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मैं आपको क्या क्या नॉलेज दूंगा, मैं आपको क्या बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। जो चीज़ आपको पढ़ानी है ना, वो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दे रहा हूँ कंटिन्यू, जितना मेरे से हो पा रहा है। लेकिन फालतू की चीज़ें मैं ज़्यादा बताने में इंटरेस्ट रखता नहीं हूँ, इस प्रकार के कोई भी वीडियो मैं बनाता भी नहीं हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे कोई कंटेंट से संबंधित वीडियो ही है, बाकी ऐसा वैसा कोई वीडियो नहीं है। और मैं कोई भी बुक वगैरह भी सजेस्ट नहीं करता। हालांकि मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी आपको बताऊं कि ये बुक अच्छी है, ये ख़राब है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुक अपने आप में कम्प्लीटली अच्छी है और कोई भी बुक पूरी की पूरी ख़राब भी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब बुक्स अपने जगह बहुत अच्छी हैं, है ना। और सभी बुक्स हेल्पफुल भी हैं। आपको कंटेंट खुद को निर्धारित करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है। आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस जब अपने सामने होता है ना, तो फिर किसी को क्या पूछना कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। मैंने आपको बता दिया, RBSC NCERT 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें आपको साइंस मैथ वालों को बिल्कुल पढ़नी पड़ेंगी। और GK के लिए आपको पता है 9th और 10th वाली छोटी वाली जो बुक आती है, वो मेरे चैनल पे भी करवा रहा हूँ मैं। हालांकि अभी 10वीं की किताब के मैंने 2 ही वीडियो डाले हैं, मैं भी उसको कंटिन्यू करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। हमारे पास में भी पर्याप्त टाइम है, मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट करवाऊँगा चैनल पर। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें यार, और वीडियो को शेयर करके और सब्सक्राइब करें, है ना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे आज। ब्लड क्या है, ब्लड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ये जो RH पाठ्यक्रम में ब्लड ग्रुप RH फैक्टर लिखा हुआ है, और वर्ष 2013 से 2023 के बीच 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों ब्लड ग्रुप से ही है। इसलिए हम आपको ब्लड ग्रुप ही लिख के दे रहे हैं। फिर भी पूरा ब्लड सिस्टम लगभग 15 पेज का अपने रेगुलर नोट्स में से आप पढ़ लेना चाहिए। तो यानी कि ये यहाँ पर बता रखा है आपको कि जो प्रश्न पूछा जाता है ना, वो ब्लड ग्रुप से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप से कि रक्त समूह क्या होता है। देखिए, ब्लड ग्रुप फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि रक्त को ग्रुप में किसने बांटा था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको बांटा था। और आपको पता है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने, ठीक है ना। रक्त के नाम से याद आया मुझे कि रक्त परिसंचरण की खोज यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की जो खोज की थी ना, वो की थी आपके विलियम हार्वे ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और जो आपका ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। दोनों नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांटा जाता है, और ये किसके आधार पर बांटा जाता है 4 भागों में, इसको एंटीजन के आधार पर, ठीक है ना। एंटीजन के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। अब हम देखेंगे एंटीजन क्या होता है, और ये आपका दे रखा है यहाँ पर। तो ये प्रोटीन तथा शर्करा के बहुलकों से बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं, RBC की सतह पर पाए जाते हैं तथा एंटीबॉडी बनाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। यहाँ पर एंटीजन के टाइप दे रखे हैं,
तो देखो एंटीजन दो टाइप के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। नेक्स्ट एंटीबॉडी, तो एंटीबॉडी के बारे में देखते हैं। एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षी कहते हैं इसको। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षी। प्रतिजन और प्रतिरक्षी ये भी प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। उनका दूसरा नाम है इम्यूनोग्लोबिन एंटीसीरम। ठीक है, ये 5 प्रकार के होते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पर आपको दे रखा है IgM, IgE, IgG, IgA और IgT। ठीक है, एंटीबॉडी M, एंटीबॉडी E, एंटीबॉडी G, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी D। काम क्या है इनका? तो ये विशिष्ट रूप से एंटीजन को अक्रिय करते हैं, यानी कि जो भी कोई एंटीजन आता है ना उसको अक्रिय कर देते हैं, उसको जो एक्टिव रहता है ना एंटीजन उसको डीएक्टिव कर देते हैं। ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? आपके प्लाज्मा में। आपको पता है ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और कणिकाएं। तो ये कणिकाओं वाला पार्ट तो अलग होता है 40-45%, और जो 55% भाग होता है ना वो आपका प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में आपके कौन होते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी सदैव एंटीजन के विपरीत होते हैं। ठीक है ना, किसके विपरीत होते हैं? एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होते हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है। अपन आगे देखेंगे RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स RH फैक्टर क्या होता है। तो RH फैक्टर की सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो खोज की थी ना फ्रेंड्स RH फैक्टर की, वो अपने 1940 में लैंड स्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी RH फैक्टर की। एक प्रकार का ये एंटीजन ही होता है ना। एक प्रकार का क्या होता है भाई? RH फैक्टर एंटीजन होता है। यदि यह एंटीजन होता है तो इसको RH प्लस कहते हैं, और यदि यह एंटीजन नहीं हो तो इसको RH माइनस कहते हैं। ठीक है ना, हर इंसान में RH फैक्टर पाया जाता है, किसी में पॉजिटिव होता है, किसी में नेगेटिव होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ्रेंड्स नीचे कि ब्लड ग्रुप जो A है और जो ब्लड ग्रुप B है और ब्लड ग्रुप जो AB है, और चौथा जो ब्लड ग्रुप आता है अपना ब्लड ग्रुप O है ना, इनमें किस प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं ये अपनी सारणी में देखेंगे। तो सारणी में आपको स्पष्ट रूप से बता रखा है, देखिए ध्यान से। देखो ब्लड ग्रुप जो ए होता है ना फ्रेंड्स, इसमें एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों ही दे रखा है। एंटीबॉडी इन प्लाज्मा और एंटीजन इन रेड ब्लड सेल। ठीक है ना, एंटीजन आपके लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी प्रतिरक्षी पाए जाते हैं। देखो ध्यान से देखना, जो ब्लड ग्रुप ए होता है ना उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है। उल्टा याद रखिए कि जो ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी बी पाया जाता है, और ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए पाया जाता है, जबकि ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। और जो ग्रुप आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है ना, स्रवदाता, इसको स्रवदाता कहते हैं, इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों ही पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन ए पाया जाता है और ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है, और जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाए जाते। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देखो इन दोनों को आप स्पेशल ध्यान रखना। रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ में, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जबकि कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। रक्तदान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि रक्तदान कौन कर सकता है, किसको कर सकता है, इन सभी बातों के बारे में अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखो जो ये आपका ओ होता है ना, ओ सर्वदाता ओ माइनस, यानी कि जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है ना, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। यानी कि जिस आदमी में ओ नेगेटिव ब्लड होता है ना, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ठीक है ना, किसी को भी दे सकता है, वो किसी भी ग्रुप वाले इंसान को वो ब्लड दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वग्राही कहते हैं ए बी पॉजिटिव को, यानी कि जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, जिसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए वो किसी का भी जो है रक्त ले सकता है। समान रक्त समूह आपस में रक्त स्थानांतरण कर सकते हैं, परंतु विपरीत रक्त समूह अर्थात समान एंटीजन और एंटीबॉडी होने पर आपस में क्रिया हो जाती है,
ये क्रिया एग्लूटिनेशन कहलाती है, ठीक है ना, एग्लूटिनेशन कहलाती है, ये क्रिया का नाम है। मतलब रिएक्शन हो जाती है अगर ऐसा होता है तो उस रिएक्शन का ये नाम है। RH+ वाला व्यक्ति RH- को रक्त नहीं दे सकता, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिसका फैक्टर RH पॉजिटिव वाला जो इंसान होता है ना वो RH- वाले को रक्त नहीं दे सकता। निम्न में से कौन सा आदान प्रदान संभव है, ये आपको यहाँ पर बता रखा है, ठीक है ना। तो देखो ये जो आपका ए होता है ना फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप जो ए होता है ना, ये AB को दे सकता है, आपको सबको पता है। AB तो सर्वग्राही होता है, रिसीवर है ये तो बी नेगेटिव ये आपका इसको दे सकता है, B+ को दे सकता है, और दाता O नेगेटिव ये सबको दे सकता है। O नेगेटिव ये तो वो होता है अपना AB नेगेटिव वाला क्या AB पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, ये तो आपका ग्राही है ना, सर्वग्राही है AB नेगेटिव, तो ये सबका ले सकता है, दे नहीं सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही नहीं रहेगा, बाकी सारी सही है ये। नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखो एक सारणी में दिया गया है कि रेड ब्लड सेल कंप्लीबिलिटी टेबल, इसमें आपको ये दिया गया है यहाँ पर कि O- वाला O- को दे सकता है क्या, तो दे सकता है बिल्कुल। देखो सही का निशान लगा हुआ है इसमें, है ना, जहाँ पर सही का निशान लगा हुआ है ना वो दे सकता है, जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है वो नहीं दे सकता। आप इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करना। और इधर देखो ब्लड टाइप का मतलब है ये आपके जितने भी ब्लड ग्रुप है ना वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये A+ वाला किसको दे सकता है और किसका ले सकता है, ये इधर तो क्या है लेने वाले और इधर क्या है ये आपके देने वाले। यानी कि जैसी बात करें A+ वाला A+ को दे सकता है, AB+ को दे सकता है, लेकिन ये ले सकता है A+ का भी, A- का भी, O+ का भी, O- का भी। इन दोनों टेबल्स को आप अच्छे से याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिलेटिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस ये एक रोग होता है फ्रेंड्स। रोग क्या होता है, एक रिएक्शन होती है, क्रिया होती है। जब निषेचन होता है ना, जब माता के गर्भाशय, माता के फिलोपियन ट्यूब में जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में रिएक्शन करते हैं, निषेचन करते हैं, फर्टिलाइज होता है जब अंडा, तो उस टाइम में एक रिएक्शन होता है। अगर पुरुष होता है ना RH पॉजिटिव है और अगर माता RH नेगेटिव है तो पहले बच्चे में तो कोई इश्यू नहीं आएगा, पहला बच्चा तो सामान्य पैदा होगा। जबकि जो दूसरा बच्चा पैदा होता है ना, इसी स्थिति में वो एक रोग से ग्रसित हो जाता है और उसी रोग को कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो आपको क्वेश्चन आएगा सीधा कि इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होने का मुख्य कारण है, तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा RH पॉजिटिव पुरुष, RH नेगेटिव ये आपकी महिला। अगर ये इन दोनों के कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उस बच्चे के ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से होता है। ये ठीक है ना। इसमें इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस रोग में होता क्या है, बच्चा सामान्य से कमज़ोर होता है, अंग पूरे के सभी अंग उसके अच्छे से विकसित नहीं होते, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स रीट का जो मेन वास्तव में जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, आहार एवं पोषण, ये टॉपिक आपका है। हालांकि ब्लड का कोई टॉपिक है नहीं वहाँ पर, फिर भी मैंने आपको बता दिया थोड़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पोषण क्या होता है, पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो पोषण यहाँ पर देखो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, यानी कि प्रकृति से भोजन प्राप्त करने के आधार पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, होलोजोइक, पैराजाइटिक और सेफ्रोजोइक, ठीक है ना। तो ये आपका, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ये जो देखो होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है। होलोजोइक जो पोषण होता है ना वो क्या होता है, ऐसे जीव जंतु खाने को ग्रहण करके फिर डाइजेस्ट करते हैं। अब हम देखें कि होलोजोइक न्यूट्रिशन इसके पोषण के कितने प्रकार हैं, तो इसके बहुत सारे प्रकार हैं। हर्बीवायरस है, कैमेनिवायरस है, ओमिनिवायरस है, सिक्वेंजस है, ठीक है ना। इस प्रकार के ये दे रखे हैं आपको यहाँ पर, यानी कि मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी, है ना। और पैराजाइटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है,
ये न्यूट्रिशन जिन जीव जंतुओं में पाया जाता है ना, वो जीव जंतु क्या करते हैं भाई, वो डिपेंड रहते हैं होस्ट एनिमल पर। होस्ट एनिमल का मतलब किसी दूसरे जीव पर अपना आहार प्राप्त करने के लिए डिपेंड रहते हैं। जबकि सेप्रोजोइक में ये डिपेंड रहते हैं मरी हुई वस्तुओं पर, मरी हुई सड़ी गली चीज़ों पर ये होते हैं। जनरली इनको मृतजीवी कहा जाता है। मृतजीवी मरे हुए पेड़ पौधे या जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करते हैं ये, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दियर डिकम्पोजिशन, यानी कि ये उनका अपघटन कर देते हैं, ठीक है ना, मरी हुई चीज़ों का। जैसे कोई पशु मर जाता है, काफ़ी दिन बाद उसका अता पता ही नहीं रहता, तो उसको सूक्ष्म जीव क्या कर देते हैं, उसका धीरे धीरे उसके शरीर का अपघटन कर देते हैं। ये मृत जीव होते हैं ऐसे। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा दे रखा है फ्रेंड्स आपको, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संगठन के आधार पर भी पोषण ये 5 प्रकार के होते हैं। देखो, एक तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट में आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आहार एवं पोषण में क्या शामिल है। तो आहार और पोषण में देखो, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है, प्रोटीन और वसा लगभग 30% होती है, और विटामिन और खनिज लवण और जल ये अल्प मात्रा में होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कार्बनिक यौगिक हैं, जैव ईंधन कहते हैं इनको, ये ऊर्जा प्रदान करते हैं तीनों ही, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ये वृहत पोषक तत्व है ना, वृहत का मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं हमें। ये है माइक्रो मतलब सूक्ष्म, बहुत कम मात्रा में चाहिए। जैसे कि विटामिन है, कार्बनिक चीज़ होती है, खनिज अकार्बनिक, जैव ईंधन नहीं देते, ऊर्जा नहीं देते, ठीक है ना। विटामिन और खनिज लवण से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है, इनमें ऊर्जा की मात्रा किस प्रकार से डिसाइड होती है वो देखिए आप। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं ना फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो कार्बोहाइड्रेट में जो ऊर्जा होती है ना, वो 4.2 किलो कैलोरी होती है, क्योंकि प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी, क्योंकि वसा के अंदर होती है 2.2 किलो कैलोरी। यानी कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा की मात्रा किस में पाई जाती है, वसा में। स्टोर कहाँ पे होता है अपने शरीर में, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संचित होता है, और प्रोटीन आपकी वसाओं में, मसल्स में, यानी कि मांसपेशियों में। जबकि आपकी जो फैट होती है ना, वसा, ये स्किन और लीवर में इकट्ठी होती है, संचित होती है। कार्बोहाइड्रेट में तुरंत ऊर्जा मिलती है, भूखे रहने पर संग्रहित ग्लाइकोजन, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है आपको विटामिन के बारे में दे रखा है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो देखो, विटामिन ए के बारे में बात करें तो इसका अन्य नाम भी दे रखे हैं यहाँ पर, एंटी इन्फेक्शन विटामिन और रेटिनॉल। ये रेटिनॉल आप याद कर लेना, क्योंकि विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, तो लीवर में बी कार्टोन विटामिन ए में बदल जाती है, ठीक है ना। लीवर के अंदर बी कार्टोन विटामिन ए में बदल जाता है, यानी कि लीवर में ही विटामिन ए का संश्लेषण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी विटामिन की कमी से आपको रोग ध्यान में रखने हैं, रक्तौंधी, इम्यूनिटी नीचे गिर जाती है, ड्राई आइज और जीरोप्थैलेमिया, ये 4 रोग इसे हो सकते हैं। विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए आपको क्या लेना चाहिए, तो रंगीन फल, सब्जी, गाजर और मछली का आपको सेवन करना चाहिए। विटामिन डी, तो विटामिन डी को कहते हैं हार्मोनल विटामिन कहते हैं, इसको धूप की विटामिन भी कहते हैं और कैल्सीफेरोल भी कहते हैं। इसकी कमी से आपको पता है रिकेट्स हो जाते हैं, ओस्टिमलेशिया रोग होते हैं। ये रिकेट्स तो आपका बच्चों में होता है, जबकि ओस्टिमलेशिया आपके एडल्ट वयस्क में होता है। केवल जंतु उत्पादों से ही हमें मिलता है, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, मांस हो गया, इन चीज़ों से मिलता है। विटामिन ए के बारे में बात करें, ई के बारे में, तो इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं। जनन, एंटी स्टेलिटी, एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन इसका नाम है। पर्सन कहाँ से बन सकता है फ्रेंड्स, कमी से होने वाले रोग से बनेगा बस, ठीक है ना। तो बांझपन और नपुंसकता आती है अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। और ये विटामिन ई का काम क्या है, जनन में सहायक होता है, ये शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण करने में भी सहायक होता है। बादाम, अखरोट, मूंगफली और मछली के तेल से ही हमें प्राप्त होती है। विटामिन के का नाम क्या है, फ्लोक्विनोन, एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं इसको। ब्लड क्लॉट बनाने में सहायता करती है, यानी कि रक्त का थक्का बनाने में ये हमारी सहायता करता है विटामिन के।
निर्माण होता है इसका इकोयल बैक्टीरिया द्वारा, इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई नाम का एक जीवाणु आता है, उसके द्वारा विटामिन के का संश्लेषण होता है और ब्लड क्लॉट नहीं बनता। हेमरेज, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं ये, एक तो रक्त का थक्का नहीं बनता और एक हेमरेज रोग हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है। ये स्किन बोन मसोड़ों में मजबूत बनाता है, स्किन को, मसोड़े को, हड्डियों को, ठीक है ना। रिमेन्स आफ्टर एक्सेस कुकिंग, ये कह रहा है आपको कि अगर किसी चीज़ को आप पकाते हैं ना तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग होता है इसकी कमी से, केवल पादप स्रोतों से मिलता है, फ्रूट खाने से, सब्जी, बाहरी हरी मिर्च खाने से ये चीज़ें आपको मिलती हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है ना, यानी कि विटामिन बी के अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, इन सबको मिला के अपन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो विटामिन बी1 को देखो, इसके आपके कमी से होने वाले रोग ध्यान में रखने हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। विटामिन बी1 का नाम है ना, इसका रासायनिक नाम और इसका रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाले रोग आपको ध्यान रखना है। तो विटामिन बी1 को हम थाइमीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? थाइमीन कहते हैं इसको, ठीक है ना। ये यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जाता है, विटामिन बी इनका नाम पूछ दिया जाता है। आपको पता है विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग में क्या होता है? नी, घुटनों में दर्द होने लगता है, पैरालाइज नर्व सिस्टम, यानी कि कई बार लकवा का भी जो है यहाँ पर शिकायत होने लग जाती है। विटामिन बी2 को कहते हैं फ्रेंड्स राइबोफ्लोविन, ठीक है ना। इसको येलो विटामिन भी कहा जाता है। राइबोफ्लोविन कहते हैं विटामिन बी2 को, ठीक है ना। क्या होता है इसकी कमी से? तो ब्रोकन स्किन और क्रैकिंग एट कॉर्नर ऑफ माउथ, यानी कि होठों का फटना, है ना, स्किन का फटना, त्वचा का फटना, ठीक है, ये चीज़ें होने लग जाती हैं। विटामिन बी3 को क्या कहते हैं? नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। पेलाग्रा रोग होता है इसकी कमी से। डिमेंशिया, डायरिया और डर्माटाइटिस, मक्का के अधिक सेवन से ये रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब मक्का के अधिक सेवन से ये रोगों में कमी आती है उल्टी, ठीक है ना। ये पेलाग्रा रोग 3D रोग कहते हैं इसको। 3D का मतलब इसमें 3 चीज़ें होती हैं, डिमेंशिया, डायरिया और डायबिटीज, ठीक है ना। तीनों रोगों को मिलाकर पेलाग्रा कहते हैं। B5 को क्या कहते हैं? पेंटाथोनिक एसिड कहते हैं इसको। बर्निंग फुट सिंड्रोम रोग यहाँ से हो जाता है इसकी कमी से, आपको ध्यान रखना है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। नेक्स्ट, B6 की कमी, B6 विटामिन को क्या कहते हैं? पायरोडोक्सिन विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग वैसे ही विटामिन ई की कमी से और लोहा तत्व की कमी से भी होता है। विटामिन B7 की कमी से इसका नाम है बायोटिन। विटामिन B7 को विटामिन H भी कहते हैं और इसको बायोटिन भी कहते हैं। इसको बालों का विटामिन कहा जाता है, ठीक है ना। बालों में वृद्धि होना, बालों का अच्छा होना, ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। विटामिन B9 को कहते हैं फ्रेंड्स फोलिक एसिड। आपको पता है इसकी गोलियाँ भी मिलती हैं लड़कियों को ज़्यादातर। एनीमिया रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 में कोबाल्ट की उपस्थिति होती है। और मेगाब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया, ये 2 प्रकार के रोग इसकी कमी से होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कुछ फैक्ट दे रखे हैं फ्रेंड्स आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो, विटामिन A, D, E, K, ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो आपके जल में क्या हो सकते हैं? नहीं घुल सकते, ठीक है ना। ये सिर्फ वसा के अंदर ही घुलनशील है, जल में ये नहीं घुलते हैं। और इनका जो स्टोर होता है ना शरीर में, वो लीवर के अंदर होता है, यकृत में होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि विटामिन B और C पानी में घुल सकते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते ये, ठीक है ना। विटामिन C और B बॉडी में स्टोर नहीं होते। अपवाद स्वरूप विटामिन B12 जो होता है ना, साइनोकोबालामिन, ये लीवर में संग्रहित होता है अपवाद स्वरूप, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना, आपको एडिशनल है ये। तो सभी विटामिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने का काम करते हैं, यानी कि अपने जो भी उपापचयी क्रियाएं होती है ना शरीर में, उनका कोऑर्डिनेशन करते हैं सारे के सारे विटामिन। विटामिन B15
पैनगेमिक एसिड होता है, विटामिन B17। ये तो आगे इतना आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसके बारे में। विटामिन B सर्वाधिक यीस्ट खमीर में पाया जाता है। विटामिन B सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है भाई? खमीर में। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे अब खनिजों के बारे में, कौन कौन से खनिज हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। तो सबसे पहला है आयरन। आयरन का प्रतीक होता है फ्रेंड्स Fe। आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करने में सहायता करता है। टिश्यू में ऑक्सीडेशन ज़्यादा करता है ये ऊतकों में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है इसके कारण। I2 होता है आयोडीन, ये थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने में सहायता करता है। कैल्शियम Ca मांसपेशी संकुचन ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। कोबाल्ट CO विटामिन B12 का निर्माण करता है। RBC सिंथेसिस में भी ये सहायता करता है, RBC का निर्माण को बढ़ावा देता है। सोडियम Na तो Na का क्या उपयोग है भाई? NaCl के रूप में ये हम इसको भोजन के रूप में खाते हैं। तंत्रिका तंत्र के कार्य करने में ये सहायता प्रदान करता है। जबकि प्रासरणीय दाब होता है ना शरीर के अंदर, उसके लिए भी आवश्यक है। पोटेशियम का प्रतीक K होता है और इसका काम है तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाता है। फास्फोरस P ये कैल्शियम के साथ जुड़कर हड्डियों को मजबूत करता है। सिलेनियम एंटीऑक्सीडेंट तत्व होता है और ये भी आपका जो जिंक होता है ना Zn, ये भी एंटीऑक्सीडेंट ही होता है। इंसुलिन निर्माण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिंक। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो अपने मेन तत्व पोषक तत्व पढ़े थे भोजन में उपस्थित, वो पहला तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर होता क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम जैकोब बर्जीलियस ने इसका नाम दिया था सबसे पहले। 20 एमिनो एसिड का संगठन होता है ये प्रोटीन, ठीक है। इसमें 20 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। प्रकार सरल प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन। केवल एमिनो एसिड से बने होते हैं सरल प्रोटीन तो, जबकि संयुग्मी प्रोटीन एमिनो एसिड प्लस अन्य तत्वों से बने हुए होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन और ठीक है ना, ये कुछ तत्व प्रोटीनों के नाम हैं, संयुग्मी प्रोटीनों के उदाहरण है ये। हीमोग्लोबिन भी अपने आप में एक प्रोटीन ही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन की संरचना, तो संरचना में यहाँ पर बताया गया आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। मैक्सिमम प्रोटीन इस संरचना में आते हैं, तृतीयक संरचना में। हीमोग्लोबिन इस संरचना में काम करता है, चतुर्थ संरचना में। प्रमुख प्रोटीन कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न बनेगा भाई, प्रमुख प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो है केरोटिन। केरोटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है? नाखूनों में, बाल में, सींग में। कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? त्वचा, मांसपेशी, लिगामेंट में। लिगामेंट आपको पता है हड्डियों को हड्डी से जोड़ने वाला एक जॉइंट होता है। इसके बाद में आपका एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन मांसपेशियों में पाया जाता है, संकुचनशीलता में ये सहायता करता है। अधिकतर प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन से ही बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो इम्पोर्टेंट ही है, यहाँ से तो प्रश्न बनता ही है। प्रोटीन की कमी से फ्रेंड्स यहाँ पे 2 रोग भी होते हैं। एक तो क्वाशियोर रोग होता है, ये क्वाशियोर बच्चों में होता है। इसमें बच्चा फूल कर मोटा हो जाता है, पेट बहुत मोटा हो जाता है आवश्यकता से ज़्यादा। 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चों में ये होता है। जबकि मेरिस्मस, इसमें ऊर्जा की कमी आती है, ये भी 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चों के बीच में होता है मेरिस्मस। इसमें शरीर दुबला पतला हो जाता है, जबकि इस ऊपर वाले में शरीर मोटा हो जाता है। इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य दे रखे हैं आपके यहाँ पर, देखो तथ्य क्या है भाई। तथ्य हैं आपके, कोशिका निर्माण एवं वृद्धि प्रोटीन का कार्य होता है। मैक्सिमम प्रोटीन स्पाइरुलिना नील हरित शैवाल में, फिर उसके बाद में सोयाबीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन शरीर के बाहर का लगभग 16 से 20% होता है। फैट होती है, जो वसा होती है ना, वो 16% होती है। जबकि जो पानी होता है ना फ्रेंड्स, वो 60 से 65% होता है बॉडी के अंदर। और ग्लूकोज की मात्रा ओनली 6% के करीब ही होती है। मानव में सबसे अधिक प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आर्जिनिन, हिस्टिडीन अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर, अम्ल क्षार से क्रिया करने पर विकृतीकरण का गुण इसमें पाया जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। एनिमल फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं, जैसे कि रेशम हो गया, ऊन हो गया, ये एनिमल फाइबर कहते हैं इसको, जानतू रेशे कैसे कहते हैं, ये प्रोटीन से बने होते हैं। 20 प्रकार के प्रोटीन एमिनो एसिड में 10 हम बाहर से ग्रहण करते हैं और 10 हमारे शरीर में अपने आप ही संश्लेषित होते हैं। प्रोटीन जेनेटिकल करैक्टरिस्टिक्स विकसित करने का कार्य करता है। जेनेटिक करैक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है आनुवांशिक गुणों
का विकास करने में ये सहायता करता है। नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, तीसरा पोषक तत्व है वसा। वसा के बारे में देखो आप ध्यान से। वसीय अम्ल ग्लिसरॉल जल में अघुलनशील होती है, ऑर्गेनिक पदार्थों में घुलनशील होती है ये, जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इनमें ये घुल सकती है वसा, ठीक है ना। सरल वसा प्रकार है इसके, सरल वसा। देखो सरल वसा क्या होता है, सरल वसा के अंदर यहाँ पे आपको दे रखा है, एक तो सरल वसा होती है, एक सहयोगी वसा होती है और एक व्युत्पन्न वसा होती है। तो सरल वसा क्या होती है वो देखिए यहाँ पे। सरल वसा के प्रकार यहाँ पे प्रकार दे रखे, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि संतृप्त वसीय अम्ल और असंतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल जो हृदय रोगों को बढ़ाते हैं, सामान्य ताप पर सॉलिड रूप में, सामान्य ताप पर ये जो होते हैं ना, ये वसा जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ये सामान्य तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कहाँ से मिलती है, तो जंतुओं से, नारियल तेल और प्लम ऑयल से मिलती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये हृदय रोगों को कम करता है। जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है ये, ठीक है ना, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। असंतृप्त वसीय अम्लों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। ये कहाँ से मिलते हैं, तो वनस्पति तेल और फिश ऑयल से ये हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड प्राप्त होता है। वसीय अम्ल आपको पता है ये लो डेंसिटी प्रोटीन होता है। नेक्स्ट यहाँ पर, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, जो काम की चीज़ें वो देख लीजिए आप। सहयुग्मी वसा, तो सहयुग्मी वसा क्या होती है, ये नॉन वसीय तत्वों से बनती है। एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोलिपिड हो गया। ग्लाइकोलिपिड में आपको पता है वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों होते हैं। ये न्यूरॉन्स में उपस्थित होता है, तंत्रिका में। फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली पर। ये सहयोगी वसा कहाँ कहाँ पाई जाती है अपने बॉडी के अंदर, ये बता रखा है आपको। व्युत्पन्न वसा क्या होती है, तो व्युत्पन्न वसा सरल और सहयोगी वसा दोनों जब आपस में मिल जाती है तो उसको व्युत्पन्न वसा कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए LDL, HD कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये सारे के सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के निर्माण में सहायता करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, वसा जो होती है ना फ्रेंड्स, वसा त्वचा के नीचे जमा होकर हीट इंसुलेटर का काम करती है। यानी कि हीट इंसुलेटर का मतलब ये होता है कि ये उष्मा की कुचालक है, उष्मा का आदान प्रदान रोकती है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का स्तर टोटल 200 से कम, LDL में 100 से कम, HDL में 60 से अधिक और ट्राइग्लिसराइड में 150 से कम। ये कोई खास जानकारी नहीं है, आपको इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। देखो इसमें ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट आपके लिए सिर्फ ये पहली लाइन ही है कि ये एक हीट इंसुलेटर का काम करती है। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट भी आपका पता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। प्रकार होते हैं इसके 2, शर्करा और अशर्करा। कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं शर्करा है, मीठे और पानी में घुलनशील होते हैं, जैसे कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, ठीक है ना। शर्करा के 2 उदाहरण है भाई, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है। जबकि जो पॉलीसैकेराइड है ना, ये कार्बोहाइड्रेट ही है लेकिन ये अशर्करा है, ठीक है ना, मीठी नहीं है। ये मीठे और पानी में अघुलनशील होती है, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का ये प्रकार है। मोनोसैकेराइड जल में अपघटन नहीं होता इनका, 3 से 7 कार्बन होते हैं इसमें, है ना। और ये मोनोसैकेराइड के भी आगे चलकर आपको कुछ एग्जाम्पल यानी कि उसके टाइप्स बताए गए, इनको आपको ध्यान में ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड ये पानी में घुलनशील होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बता रखा है, टेरियोज, हेक्सोज, हेप्टोज, पेंटोज, टेरोज, ये मोनोसैकेराइड के ही प्रकार हैं, है ना। ऐसा मोनोसैकेराइड जिसमें 3 ही कार्बन होते हैं तो उसको टेरोज, 6 कार्बन होते हैं उसको हेक्सोज, हेप्टोज कहते हैं, 7 कार्बन को पेंटोज। शर्करा होती है ना, आपको नाम सुना है पेंटोज शर्करा, तो उसमें आपको 5 कार्बन होता है। तो कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को आगे चलकर ये 5 भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो हेक्सोज शर्करा होती है ना फ्रेंड्स, इसमें आपको देखो ग्लूकोज, फ्रक्टोज,
और गलैक्टोज होता है। यहाँ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। जल अपघटन पर 2 मोनोसेकेराइड बनते हैं। 2 मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसिड बंध से जुड़े हुए होते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है डाइसेकेराइड के, जैसे कि आपका सुक्रोज हो गया, मेल्टोज, लैक्टोज, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा अगर ध्यान रखो तो रख लेना कि मेल्टोज में क्या क्या होता है। तो मेल्टोज में ग्लूकोज और दो ग्लूकोज के अणु आपस में मिलते हैं तो मेल्टोज शर्करा बनती है, शुगर बनती है। लैक्टोज में ग्लूकोज और ग्लैक्टोज दोनों आपस में मिलते हैं तो ये लैक्टोज बनता है। लैक्टोज को अपन मिल्क शुगर भी कहते हैं। और माल्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट शुगर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुक्रोज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। इसको गन्ने के अंदर सुक्रोज ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा शर्करा पाई जाने वाली गन्ने के अंदर सुक्रोज ही है। ठीक है, और सुक्रोज के नाम भी है फ्रेंड्स, टेबल शुगर कहते हैं इसको, किचन शुगर कहते हैं और इन्वर्स शुगर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉलीसेकेराइड, तीसरा टाइप है इसका कार्बोहाइड्रेट का, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड आपका जल अपघटन पर कई मोनोसेकेराइड का निर्माण करता है। मोनोसेकेराइड के बहुलक होते हैं एक प्रकार के। अब पॉलीसेकेराइड के उदाहरण कैसे देंगे, तो देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इंसुलिन, ये सभी क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं। कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्च आपको पता है किन किन चीज़ों में पाया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेहूँ, आलू, चावल आदि में। ग्लाइकोजन जंतु स्टार्च में पाए जाते हैं। और सेलुलोज आपको पता है पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, और जो प्लांट फाइबर होते हैं जैसे कपास, जूट हो गया, इनमें पाया जाता है। इंसुलिन, हेपेरिन, काइटिन। ठीक है, एंटीकोलिन कोगुलेंट है ये। तो हेपेरिन तो एक क्या काम करता है भाई, ये रक्त के थक्के जमने से रोकता है। ठीक है, हेपेरिन एक प्रकार का ये तो प्रोटीन ही है। काइटिन भी प्रोटीन ही है। इंसेक्ट का कंकाल होता है ना, इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का जो कंकाल होता है वो आम पे पाया जाता है काइटिन। इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पर बता रखा है आपको, ये भी देख लीजिए कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, यानी कि ये दोनों ही शुगर से लैस है। ठीक है ना, शुगर को कम करते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड। अपवाद इसमें सुक्रोज है। सुक्रोज शुगर को बढ़ाता है, रिड्यूस नहीं करता। सुक्रोज प्लस पॉलीसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कृत्रिम शर्करा के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, एस्पार्टेम, सुक्रालोस, सेक्रीन, एलिटेम, स्टीवा, न्यूटेम, ये कुछ कृत्रिम शर्करा है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि ये आपकी एस्पार्टेम शर्करा है ना फ्रेंड्स, इसका सर्वाधिक उपयोग होता है क्योंकि ये 100 गुना मीठा होता है। 100 गुना मीठा होता है। ये 600 गुना मीठा होता है और ये 500 गुना मीठा होता है। डायबिटीज़ में यूज होता है। ठीक है ना, और ये जो है आपका एलिटेम, ये 2000 गुना मीठा होता है। जैसे नॉर्मल जो शर्करा आती है ना, नॉर्मल जो चीनी आती है, उसके कंपैरिजन में आपको ये मिठास बताया गया है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सामान्य ग्लूकोज का स्तर। तो देखो ग्लूकोज का जो सामान्य स्तर होता है ना ब्लड में, वो खाली पेट में 99 mg से कम होना चाहिए, बड़े पेट में 140 mg से कम होना चाहिए। इस प्रकार के ये कुछ नोट्स थे ब्लड से संबंधित, मैंने आपको करवाया है। आगे वाले नोट्स आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेज कोई काम का नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट वीडियो तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।